संस्कृत कठिन भाषा नहीं है, संस्कृत सबसे सरल भाषा है। दूरवाणी दुदा तो आपने क्या समझा कि मैं आपसे कुछ चीज मांग रहा हूँ? मैंने कहा ना कि आप जब उन्होंने अपनी अंग्रेजी को बड़ी बताई और उन्होंने फिर हमारी संस्कृति और मैं संस्कृत को छोटा कर दिया। नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से हमारे गो टू पॉडकास्ट की एक और सीरीज में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हिंदी साहित्य से रिलेटेड हमने बुलाए हैं और इनका बहुत छोटी उम्र में इन्होंने बहुत अच्छा नाम अपना कमा लिया है और हिंदी साहित्य के बहुत बड़े जानकार। स्वागत है आपका दीपक जी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। ये हमारे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं और काफी टाइम से संस्कृत जो साहित्य है, हिंदी साहित्य है, उस चीज में काफी अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं। इन्होंने आपने काफी सारे पुरस्कार जो आपने जीत रखे हैं, मैं उन पे थोड़ी सी लाइट डालना चाहूंगा। आपने संस्कार भारती गाजियाबाद में लक्ष्मी हरिभाऊ वाणक्कर सम्मान 2019, मानवता की ओर से एक कदम सामाजिक संस्थान द्वारा भारत गौरव सम्मान 2021, महर्षि दयानंद विद्यापीठ द्वारा अटल प्रतिभा सम्मान 2021, क्षत्रिय सेवा समिति द्वारा चंद्रदाई सम्मान 2022 और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा संस्कृत संयोजन सम्मान 2022 से आपको सम्मानित किया गया है अब तक। जी, तो आपने कुछ इनके अंदर चेंजेस देखे संस्कृत पढ़ने के बाद? क्योंकि मैं अगर देखा जाए तो लोग संस्कृत काफी कम ऑप्ट करते हैं एज अ लैंग्वेज, काफी कम लोग पढ़ते हैं क्योंकि काफी अपने आप में बहुत कठिन लैंग्वेज मानी जाती है वो, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता उस बारे में। क्योंकि अगर हम किसी इंग्लिश वाले बंदे को अगर हम हिंदी पढ़ाएंगे तो उसके लिए वो कठिन होगा, ऐसे ही हमारे लिए संस्कृत थोड़ी कठिन है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी वो जो मदर लैंग्वेज है, पहले हमारी स्टार्टिंग से चलती आई थी, वो संस्कृत ही थी। वो तो देवनागरी अब आई, उसमें से फिर काफी सारी लैंग्वेज बनती चली गई। इंडिया में काफी सारी लैंग्वेज बोली जाती है। तो आपने देखा, आपने बताया काफी स्टेट के बच्चों को पढ़ाया, मैंने आपसे बात की थी जी। तो आपने कुछ चेंजेस देखे बच्चों के अंदर संस्कृत पढ़ने के बाद? जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि संस्कृत कठिन भाषा नहीं है, संस्कृत सबसे सरल भाषा है। एक साक्षात उदाहरण है, यदि आप 5 लोगों को बिठाएं और 5 लोगों की 5 अलग अलग प्रकार की भाषाएं सिखाएं, वो सबसे पहले संस्कृत भाषा को सीखेगा। ऐसा मैंने अनुभव किया है शिक्षण के दौरान, पढ़ाने जब मैं पढ़ाता हूं तो उसके दौरान मैंने ये अनुभव करा है। दूसरी चीज, संस्कृत कठिन क्यों लगती है? संस्कृत कठिन इसलिए लगती है क्योंकि हमें शुरू से हमारे मन में ये भ्रम बैठाया गया है कि संस्कृत तो कठिन भाषा है, संस्कृत जो है वो पंडितों की भाषा है, पुरोहित की भाषा है, पूजा पाठ की भाषा है, वो अध्ययन की भाषा नहीं है। क्या हमें बताया गया कि भी संस्कृत जो है वो साइंटिफिक लैंग्वेज है? क्या कभी बताया गया कि जब हम संस्कृत भाषा बोलते हैं तो हमारे जीवा की सारी मांसपेशियां काम करती हैं? क्या हमें बताया गया जब हम संस्कृत को बोलते हैं तो हम सकारात्मक होते हैं? जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, उनमें एक सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है कि वो सकारात्मक हुए हैं। उनके अपने घर में, अपने रिश्तेदारी में एक अलग पहचान हुई है कि वो संस्कृत जानते हैं, संस्कृत को पढ़ रहे हैं, संस्कृत को बोल सकते हैं। पढ़ ही नहीं सकते, संस्कृतम वक्तुम अपि शक्नोति केवलम पठति न। तो ऐसे जब परिवर्तन हुए हैं बच्चों के साथ, और जब आप कुछ नया करते हैं समाज में, सबसे अलग हट करके करते हैं, यानी आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पर 40 लोग बैठे हैं, वो 40 लोग एक सामान्य भाषा बोल रहे हैं और आप 41वें ऐसे हैं जो संस्कृत बोल रहे हैं, तो उन 40 का आप आकर्षण बनते हैं। तो ये जब परिवर्तन होता है तो हर व्यक्ति उत्साहित होता है, और ऐसे ही जब बच्चे इन सकारात्मक पहलुओं को देखते हैं तो वो भी संस्कृत को पढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं और संस्कृत में अध्ययन को अपने और आगे बढ़ाते हैं। आपने बताया कि आकर्षण होता है, अगर 40 में से अगर एक बच्चा संस्कृत पढ़ रहा होता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज को। आप पहले से संस्कृत पढ़ते आ रहे हैं, तो कभी आपने ऐसी चीज फेस करी है कि आपके दोस्तों ने आपका, अगर आप संस्कृत में कभी बात करते हो तो उन्होंने कभी हंसी उड़ाई हो, कभी ऐसे? हंसी तो नहीं, लेकिन उनको बड़ा शौक लगा। जैसे मैं अपना एक वाकया बताता हूँ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया अपने कॉलेज में, तो हमारे यहाँ पर एक नेशनल सेमिनार होने वाला था। तो वहां पर कहा गया कि जो स्पीच बोलनी है मुझे, वो लॉ से रिलेटेड थी, एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड थी, उसको मुझे संस्कृत में बोलनी है। और मैंने पहली बार जो है नेशनल सेमिनार में मैंने संस्कृत में अपनी स्पीच बोली
और तभी से मुझे एक फेस वैल्यू मिला। यानी फर्स्ट ईयर में जब कोई बच्चा कॉलेज में आता है तो उसको कोई नहीं जानता, लेकिन वो किस नाम से बनी, वो संस्कृत वाला बच्चा। तो संस्कृत ने मुझे एक पहचान दिलाई। संस्कृत भाषा को जो भी व्यक्ति पढ़ता है, पकड़ता है, संस्कृत उसका मान बढ़ाती है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाती है। इतना ही नहीं, उसका आत्मबल भी बढ़ाती है, उसका विश्वास बढ़ाती है। असाध्य लगने वाला काम, असाधारण लगने वाला काम भी साधारण लगने लगता है यदि जब आप संस्कृत पढ़ते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि संस्कृत वेद भाषा है, संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत पुराणों की भाषा है। हमारे गीता, महाभारत, रामायण सब संस्कृत किसमें है? संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत एक जितनी भी विश्व में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, सभी भाषाओं की जननी है। तो जब हम देव की भाषा बोलते हैं तो उसका प्रभाव तो वास्तविक सी बात है कि हम पर होना ही होना है। बिल्कुल जी। तो आपने कुछ बच्चों को देखा होगा कि अब अगर मैं अब की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आता हूं, तो उसमें काफी लैंग्वेजेस को महत्व दिया गया है जी। संस्कृत भी उनमें से एक है, गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है संस्कृत को। तो आपको महसूस होता है कि अब संस्कृत को पहले के मुकाबले ज्यादा आकर्षण लोग अडॉप्ट कर रहे हैं? आपने कभी फेस किया इस चीज को? क्योंकि मैं देखता हूँ अभी, पहले अगर मैं खुद 5th क्लास तक संस्कृत पढ़ा, उसके बाद संस्कृत नहीं थी हमारे में जी। लेकिन आपने बताया कि आपने 8th क्लास तक संस्कृत पढ़ी है जी। और लेकिन फिर हमारे में तो सीबीएसई में 5th क्लास तक संस्कृत पढ़ाई जाती थी, उसके बाद से हिंदी का ऑप्शन आता था जी। क्योंकि हमारी जो यूपी की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है जी। तो लेकिन जो गवर्नमेंट है अब इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जो हमारी एंशिएंट लैंग्वेज है संस्कृत है, उसको प्रमोट कर रही है जी। तो क्या आपको दिखता है कि हाँ सच में संस्कृत प्रमोट हो रही है वाकई में? देखिए, सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो परिवार को करना चाहिए, जो एक जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए कि अपने देश की भाषा और उसकी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। तो जिस तरह से बढ़ावा मिलना चाहिए उस तरह से हम नहीं दे पा रहे। देखो, क्या सभी को सरकार राशन देती है तभी लोग खाना खाते हैं? ऐसा नहीं है ना, कुछ ही लोगों को देती है। सही बात। तो बाकी लोग खुद करके खाते हैं। तो इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार अपना काम कर रही है। ऐसा नहीं है सरकार भाषा के लिए काम नहीं कर रही, बहुत काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी जितने भी हमारी बुक्स हैं, चाहे संस्कृत की हो चाहे वो साइंस की हो, सब पे साइंस की किताबों में आपको आयुर्वेद के श्लोक मिलेंगे जो नई एनसीईआरटी की बुक्स आई हैं। तो ये एक अच्छा परिवर्तन है, लेकिन उस श्लोक का अन्वय करना, उस श्लोक को बताना, समझाना, जब तक इसके लिए हम एक ह्यूमन पावर तैयार नहीं कर पाएंगे, हम एक स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, तो वो हमारा एक माइनस पॉइंट होगा। और मैं यही आपके दर्शकों से भी ये अपील करना चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा कि हम सभी को अपने स्तर से जितना हम कर सकते हैं, जैसे हमारा जब बच्चा छोटा होता है तो जब वो पहली बार बोलना सीखता है तो हम क्या बोलते हैं कि बोलो बेटा डैडी, है नहीं? हम क्या कहते हैं कि बोलो बेटा मदर, मम्मा। तो आप बताओ ना, बोलो पितुहु, मातुहु, भ्रातः, भगिनी। सही बात। आप संस्कृत के शब्दों को तभी से सिखाइए ना। बिल्कुल, जब बच्चे क्यों नहीं परिवर्तन होगा? हमें सरकार करे या ना करे, यदि व्यक्ति चाह ले, मैं चाह लूं कि मेरे घर का बालक संस्कृत बोलेगा, या मैं स्वयं दिन में, हमारे पास सबसे बड़ा गैजेट है फोन, जिसमें सब कुछ उपलब्ध है। हम रील्स तो स्क्रॉल कर लेते हैं, है ना, बहुत सारी रील देख लेते हैं, अनलिमिटेड रील्स देख लेते हैं, लेकिन जब हम उस रील को देख रहे हो तो एक माइंड में थोड़ा सा स्टक होना चाहिए, एक सवाल आना चाहिए कि क्या मैं 10 मिनट इस रील को बंद करके मैं क्या 5 संस्कृत के सरल शब्द सीख सकता हूँ? हम वो भी तो कर सकते हैं कि हम अपनी गूगल या जो भी डिक्शनरी आती है, अब तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, यूट्यूब है, हर जगह संस्कृत के शब्दावलियां, शब्दकोश, वाक्य उपलब्ध हैं, आप उनको पढ़िए तो अपने आप परिवर्तन होगा समाज में। और ये इतिहास गवाह है, चाहे वो रूस की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, या भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हो। जब तक व्यक्ति नहीं चाहता समाज में परिवर्तन लाना, जब तक मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे परिवार में, मेरे समाज में परिवर्तन हो, तब तक देश में परिवर्तन नहीं आ सकता। और समाज में परिवर्तन लाना है, उसकी शुरुआत अपने घर से करनी होती है। यदि हम अपने घर में सबको अपने जैसा नहीं बना सकते, लेकिन कोशिश करें कि हम उन्हें संस्कृत भाषा से जोड़ें। कई माध्यम हो सकते हैं उसके, जैसे कि हर व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, पूजा तो करता है ना,
तो उसको स्तोत्रवलियां हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, मंत्र हैं, आप उनको सिखाइए ना, आप प्रेरित कीजिए कि हाँ आप इन मंत्रों को बोलेंगे तो आपको ये लाभ होगा, तो अवश्य व्यक्ति उस चीज को करेगा और संस्कृत की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे ही देख लीजिए, उसमें अपने जो हमारी जो ड्यूटीज हैं उसमें कल्चर भी है, लैंग्वेजेस भी उसमें आते हैं कि उसको प्रमोट करना, उसके लिए काम करना। जब तक हम नहीं चाहेंगे कि संस्कृत भाषा हमारी राष्ट्रभाषा बने, जब संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था 1949 में, डॉक्टर जो इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, तो उन्होंने कहा था कि संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी चाहिए, राजभाषा। उन्होंने एक अपना पत्र भी दिया था, आप उस टाइम के हिंदुस्तान टाइम्स में आप उसको देख सकते हैं, एक आर्टिकल भी है, वहां पर उन्होंने खुद इस चीज को कहा है कि संस्कृत भाषा को हमें राजभाषा बनानी चाहिए। लेकिन यदि हम संस्कृत भाषा को प्रमोट करेंगे तो इस देश को मिटाने के लिए जो वामपंथी विचारधारा बढ़ रही है, ऐसी विचारधाराएं जो हमारी संस्कृति पर कुठाराघात कर रही हैं, जो हमारी संस्कृति को मिटाने पर तुली हुई हैं, यदि संस्कृत पल्लवित होगी तो वो मुरझा जाएंगे ऐसे लोग जो हमारे देश को मिटाना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते थे प्रारंभ से लेकर के, और अब तक भी लोग चाहते हैं कि संस्कृत बढ़े ना आगे। इसलिए तो आप देखिए कि जो जिस देश में अधिकांश जनता हिंदी बोलती है, उस देश का सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में जजमेंट पास करता है, और इस पे बोला भी गया है अभी तक कि है या नहीं, होना चाहिए। कितनी बार बोला गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतने बड़े परिवर्तन के साथ आप समझ सकते हैं इन चीजों को। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक हम नहीं चाहेंगे कि संस्कृत प्रत्येक जन की भाषा बने, व्यक्ति की भाषा बने, ये हमें अपने आप से प्रारंभ करना पड़ेगा। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि सुबह हर दिन आप एक शेड्यूल बनाओ कि दिन में 24 घंटे होते हैं और 5 शब्द भी यदि आप एक दिन में सीखते हैं तो आने वाले समय में आप निश्चित ही संस्कृत संभाषण कर सकते हैं। आप एक राष्ट्र एक भाषा का समर्थन करते हैं? जी बिल्कुल करता हूं मैं। तो आपको लगता है कि ऐसा करने से मतलब जो और स्टेट्स हैं जैसे तमिल लैंग्वेज और भी लैंग्वेजेस हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी कल्चर जो हेरिटेज है उनको संभालने? एक राष्ट्र एक भाषा से संबंधित मैं इसलिए समर्थन करता हूं, संस्कृत ऐसी भाषा है, फिर मैं वही कहना चाहूंगा, इसको मैं संस्कृत से जोड़ता हूं। संस्कृत ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं की जननी है। आप जो है तो दक्षिण की तरफ जाइए, चाहे तमिल हो, कन्नड़ हो, आप उन भाषाओं को देखिए किससे संबंधित है। वो एक बार को हिंदी का विरोध तो कर सकते हैं पर संस्कृत का नहीं कर सकते। तो अगर हम संस्कृत भाषा को राष्ट्र की भाषा बनाते हैं, एक राष्ट्र एक भाषा यानी भारत देश की भाषा संस्कृत भाषा है, तो इसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। और मैं ये भी समझता हूं कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राष्ट्र को प्रेम करने वाले लोग हैं, वो उसका समर्थन करेंगे। लेकिन जो राष्ट्र के विद्रोही लोग हैं, जो केवल अपने आप को देखते हैं, जो अपने वामपंथी विचारधारा को देखते हैं, वो इस विचार को कदापि स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो जैसे कि आपने मेरे को बताया था, स्टार्टिंग हमारी आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि आपने लॉ किया हुआ है। जी नहीं, अभी चल रहा है लॉ। अच्छा, लॉ चल रहा है। जी चल रहा है। तो आपने संस्कृत के साथ साथ, जैसे आपने बताया साहित्य में आपने इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा नाम अपना हासिल कर लिया है, तो आपने लॉ के साथ साथ आप कैसे मैनेज कर पाते हैं संस्कृत को? देखिए, लॉ के साथ साथ संस्कृत और साहित्य को मैनेज करना, सबसे पहले कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, समय का सही नियोजन, यानी किस समय पर कौन सा काम करना है। उसके बाद अपने एक क्राइटेरिया बनाते हैं, जैसे कि किस काम को पहले प्रायोरिटी देनी है। हालांकि साहित्य और लॉ ऐसे ही है, आत्मा और शरीर दोनों को एक साथ, दोनों का समावेश करके फिर उन पर काम करना, इस तरह से। तो जैसे लॉ का है मेरा, मैं प्रतिदिन कॉलेज भी जाता हूँ और अपना जो है साहित्यिक काम भी करता हूँ, लेखन कार्य भी समय समय पर लगातार चलता रहता है। तो जो लॉ का है, अपना अध्ययन का समय निश्चित है, उस समय अध्ययन ही करना है। उसके बाद जो मेरा कॉलेज परिसर है, जो कॉलेज से मेरे शिक्षक हैं या जो मेरे साथ पढ़ने वाले लोग हैं, वो भी मेरी बहुत सहायता करते हैं। और स्पेशली जो मेरे कॉलेज के शिक्षक गण हैं, वो बहुत सहायता करते हैं। और यदि मुझे किसी भी विषय में कोई भी समस्या आती है तो वो
मुझे उसका जो है निवारण करवा देते हैं। तो एक सहारा रहता है, एक ये रहता है कि हाँ, अगर मुझे कोई समस्या है या मैं चीज नहीं समझ पा रहा हूँ तो मैं उसको इजीली उनसे कभी भी, चाहे फोन पे या सामने जाकर के उनके कैबिन में, ऑफिस में जाकर के अच्छे से समझ लेता हूँ। दूसरी बात, जैसे संस्कृत और साहित्य का आपने बताया, तो साहित्य का अध्ययन तो वो भी अध्ययन में ही आ गया कि अपना अध्ययन करते रहे। फिर कोई मन में विचार आया, आपने उस पर लिख दिया, लेखन शुरू कर दिया। उसी के साथ साथ जो है अपना संस्कृत का काम, तो संस्कृत का काम जो है वो हमारा प्रतिदिन देखिए सुबह से प्रारंभ होता है। जैसे हम पूजा करते हैं तो वहां से हमारा जो स्तोत्रम शुरू होता है, एक तरह से कह लीजिए कि हम वहीं से प्रारंभ करते हैं संस्कृत को पढ़ना, और दोपहर तक कोई ना कोई बीच में कुछ लोग कोई वाक्यांश हम पढ़ लेते हैं, शाम को भी कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से चलता है। और बाकी जो आयोजन होते हैं हमारे जिस प्रकार के, जैसे कि मैं संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, आपने जैसे बताया डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, तो वो भी करवाता हूँ। तो उसके लिए मैं 3 महीने 4 महीने पहले से ही लग जाता हूँ। तो दीपक जी, जैसे साहित्य कार्यक्रम में आप जाते हैं सारे में, आप लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं। जी जी। तो दोनों को मैनेज कैसे कर पाते हैं एक साथ? जी देखिए, जो कार्यक्रम होते हैं हमारे, जो साहित्यिक आयोजन कवि सम्मेलन होते हैं, वो अधिकांश रात के होते हैं। तो और हमें पता है कि 24 तारीख को कार्यक्रम है, तो हम 24 तारीख का जो हमारा पाठ्यक्रम होगा या जो हमारा शेड्यूल में जो भी टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे, हम उनको पहले ही कवर कर लेते हैं। हाँ, तो इस तरह से हमारी पढ़ाई का भी और कार्यक्रम दोनों का जो है समावेश वो बना रहता है। इसी के साथ साथ जो मेरी लॉ की टीम है, मैंने टीम भी बना रखी है अपनी, उसमें 6 लोग हैं अभी फिलहाल। और तो अगर हमें कोई किसी विषय पर जैसे कि नोट्स वगैरह चाहिए, या ऐसा होता है कि हाँ कोई टॉपिक मैं क्लास में अब्सेंट रहा, किसी दूसरे ने पढ़ लिया, तो हम वो आपस में डिस्कस करके उसको समझ जाते हैं। तो एक उस तरह से भी चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो लॉ की पढ़ाई करने का आपका कोई उद्देश्य क्या, मतलब क्या उद्देश्य था आपका लॉ की पढ़ाई करने में? जी, लॉ की पढ़ाई का उद्देश्य मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और सबसे गरीब तबके के लोग होते हैं, सबसे ज्यादा समस्या उन्हें होती है तो उन्हें न्याय नहीं मिलता। आज के टाइम में जो न्याय है वो मिलना बहुत कठिन है। तो उनके लिए काम करना, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे संख्या में कैदी जो जेल में बंद है, जिनकी सजा भी खत्म हो गई, उनको छुड़ाने वाला नहीं है कोई, तो उनके लिए काम करना, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने लॉ का चयन किया है। तो लॉ आप कर रहे हैं, आपने बताया कि आपका उद्देश्य क्या था। जी। तो आपके घर में कोई है जिन्होंने लॉ किया हो पहले? जी नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लॉ के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब कोई काम करते हो तो आपको प्रेरित किया जाता है। आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, या उस कार्य के लिए प्रेरित किसने किया? क्योंकि हमने खुद देखा है डॉक्टर बनता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको चीज को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ, और मेरे घर में ना कोई डॉक्टर है, ना कोई इंजीनियर है, ना कोई एडवोकेट है, ना कोई जज है। मैं पहला अपने घर में ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसा बालक हूँ जो मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। और इसके लिए जो प्रेरणा स्रोत है मेरे, वो मेरे कॉलेज कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ के डायरेक्टर आदरणीय करुणाकर शुक्ल जी हैं, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया लॉ करने के लिए। तो उनकी ही प्रेरणा से मैं लॉ कर रहा हूँ। तो आप लॉ करेंगे, जब आप कंप्लीट कर लेंगे लॉ, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? मतलब जैसे आपने बहुत से लोग होते हैं कि अगर किसी ने लॉ किया तो देखा जाता है कि लॉ एक एज अ बिजनेस की तरह यूज करते हैं लोग। मतलब मैं कह सकता हूँ कि उसे एज अ मनी मेकिंग लोग बहुत सारी चीजें ऐसे यूज करते हैं। मतलब हर एक प्रोफेशन में ऐसा होता है जी। अगर कोई डॉक्टर भी होगा तो एक अपने लिए भी सोचता है। जी जी। तो आप क्या सोच रहे हैं? अगर आपको प्रोत्साहित किया गया है आपको जी, तो आपने, जाहिर सी बात है, आपने सामाजिक कार्य के लिए किया होगा, क्योंकि इतने बड़े नाम आप पहले कमा चुके सामाजिक कार्य करते करते। जी, मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगा कि अपने लिए तो दुनिया जीती है। हाँ ठीक है, मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि हमारे देश में ऐसे लाखों की संख्या में कैदी हैं जो जेल में बंद हैं, जिनकी सजा खत्म हो गई है, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, उनको बाहर निकालने, उनकी जमानत लेने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ साथ एक जो गरीब तबके का व्यक्ति होता है, वो उसे न्याय नहीं मिलता,
क्यों? क्योंकि वो अंत तक लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो एडवोकेट की फीस नहीं दे पाता। हालांकि यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो स्टेट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 39A फ्री लीगल एड सर्विस भी प्रोवाइड है, लेकिन उसके तहत भी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो इतनी डेडिकेशन से, उतनी लगन से गरीब व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। तो हमारा जो उद्देश्य, हमारा ही नहीं, मैंने कहा ना हमने एक टीम बना रखी है, तो हमारी टीम का भी उद्देश्य यही है कि हम उन गरीब तबकों के लिए काम करेंगे, ऐसे व्यक्ति के लिए काम करेंगे जो एक अच्छा एडवोकेट हायर नहीं कर सकते, जो अपनी बात को रख नहीं सकते या जिनको समाज में दबाया जाता है, हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सही बात। तो अब मैं आपके व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी सी डालना चाहूंगा। आपने संस्कृत पढ़ी और इतने साहित्य कार्यक्रम आपने अटेंड किए जी, तो संस्कृत पढ़ने का आपके पीछे अगर कोई ऐसा मकसद था जो आपने संस्कृत को ही चुना? इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं इतनी। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं संस्कृत का परंपरागत विद्यार्थी नहीं। मैंने 8वीं कक्षा तक संस्कृत पढ़ी और उसके बाद जब मैं कक्षा 10वीं में था तो मैंने एक संस्कृत भारती का 10 दिवसीय संभाषण शिविर किया और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो संस्कृत में हम काम करते गए। और जब मैं कक्षा 10वीं में था तभी से ही मैंने पढ़ाना शुरू करा और जब कोरोना काल आया तो मैंने लगभग 150 लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया। और जैसे आपने कहा कि संस्कृत के प्रति मेरा अनुराग कैसे जगा, तो देखिए हम सभी किसी न किसी ऋषि मुनि की संतानें हैं। सही बात। हम सभी का कोई ना कोई गोत्र है। बिल्कुल। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उनकी भाषा थी संस्कृत भाषा, वो संस्कृत में ही बोलते थे, तो उनका डीएनए, हमारे डीएनए में संस्कृत है। तो बस हमें क्या करना है कि उसको पहचानना है और उस पर कार्य करना है। तो इस तरह से जो है वो संस्कृत में अनुराग मेरा जो है वो बढ़ा। तो आपने भी बताया कि अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा, अभी बच्चों को संस्कृत पढ़ाई है? हाँ जी, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अभी भी पढ़ा रहे हैं? जी। तो आपको इतने सारे साहित्य कार्यक्रम में बुलाया गया जी, तो बुलाया जाता है अभी? हाँ, बुलाया गया, अब तक बुलाया जा रहा है, आगे भी बुलाया जाएगा। जी। आपके इतनी कम उम्र में आपने ये मुकाम हासिल कर लिया, आपको कैसा लगता है जब आपको बुलाया जाता है? इतनी कम उम्र में आपने इतनी बड़ी चीज हासिल कर ली जो आजकल के लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं खुद जैसे मेरी एज है तो मैं नहीं कर पाया ये चीजें, नहीं कर पाया, मैं सोच भी नहीं पाया ये चीजें, लेकिन आपने सोची, आपने इनिशिएट किया इस चीज को, आगे आप इस चीज को आगे लेके गए और आपको इतने लोग जानते हैं, तो आपको कैसा लगता है? अलग ही भीड़ में आपको पहचाना जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये माँ वागेश्वरी की कृपा है। जिस पर माँ वागेश्वरी की कृपा होती है उसको इसी प्रकार से मार्ग मिलते हैं और यूं ही जो है वो साहित्य की सेवा, और साहित्य के लिए बिना उनके आशीर्वाद के हम कुछ भी नहीं है। कोई भी साहित्यकार बिना माँ के आशीर्वाद के कुछ नहीं है। और एक चीज पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप सभी को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट हर व्यक्ति बना सकता है, पर कोई किसी को कवि नहीं बना सकता। कवि वो बनता है, साहित्यकार वो बनता है जिस पर माँ वागेश्वरी का आशीर्वाद होता है, जिसपे साक्षात माँ की कृपा होती है, वो साहित्यकार बनता है। और जैसा कि आपने पूछा कि मुझे इतने सारे कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, मुझे कैसा लगता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं उस परिवार से, उस गांव से आता हूं जहां पर मेरे परिवार में कोई मंचों पर नहीं बैठा। मैं उस परिवार से आता हूँ, बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ मैं। तो मेरे लिए ये बड़ा गर्व का विषय रहता है। मैं बहुत सम्मान के साथ मंच पर जाता हूँ और मैं मंच का बहुत सम्मान करता हूँ कि वो मुझे इतना सम्मान देता है। सही बात। इसलिए मैंने अपना एक नियम बना रखा है, कभी भी मैं किसी भी मंच पर जूते पहनकर नहीं जाता। बहुत बड़ी चीज है। और जब मुझे इतने सारे कार्यक्रम में बुलाया जाता है, मुझे एक ऊर्जा मिलती है, मैं उत्साहित होता हूँ और मैं जिस दिशा में चल रहा हूँ उस दिशा में और ऐसे ही निरंतर काम करूं और अच्छे से दिन प्रतिदिन अपने आप में निखार लाऊं, अपनी जो गलतियां हैं उनको ठीक करूं और दिन ब दिन कुछ अच्छा करूं, कुछ अच्छा लिखूं, वागेश्वरी की कृपा यूं ही बनी रहे, तो इसके लिए सतत प्रयास चलता है। संस्कृत साहित्य में आपका आगे और लक्ष्य क्या क्या है? देखिए, जैसे कि आपने बताया एक राष्ट्र एक भाषा, तो मैं तो यही प्रयास करूंगा और लक्ष्य भी ये निर्धारित करूं, आपके पॉडकास्ट में कह रहा हूं कि जो संस्कृत भाषा है वो राष्ट्र की भाषा बने। और जो साहित्य है, साहित्य में मेरा लक्ष्य ये है कि जैसे मैंने जयशंकर प्रसाद,
श्याम नारायण पांडे, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी जीवनियां पढ़ी हैं, तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे माँ वागेश्वरी अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले लोग, आने वाले बच्चे ऐसे ही हिंदी साहित्य में मेरी भी जीवनी पढ़ें। यही मेरा लक्ष्य है हिंदी साहित्य में। आप अपना प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं संस्कृत को लेकर? अगर मैं बात करूं आपको कि आपने इतनी बड़ी मतलब साहित्य में आपको किसको प्रेरणा स्रोत की तरह देखते हैं आप? मतलब साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में। अच्छा, संस्कृत साहित्य में। हाँ, देखिए संस्कृत साहित्य में यदि हम प्रेरणा की बात करें तो कालिदास, क्योंकि मैं मूलतः श्रृंगार का कवि हूँ और कालिदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है अपना, जो उन्होंने मेघदूतम रघुवंशम लिखा हुआ है उन्होंने, तो उन्हें ही मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, जो कालिदास है। हाँ जी। दीपक जी, जैसे कि संस्कृत में आप इतने बड़े जानकार हैं, आपने इतनी बड़ी चीजें कर रखी है संस्कृत में, तो आप नॉर्मल लाइफ में संस्कृत में बात करते हैं कभी? हाँ, मैं करता हूँ। मैं अपने जो विद्यार्थी हैं उनसे करता हूँ, या बहुत सारे मेरे ऐसे लोग हैं, परिचित हैं, जो संस्कृत बोलते हैं, पढ़ाते हैं, तो जब उनकी कॉल्स मेरे पास आती हैं तो मैं उनसे संस्कृत में ही बात करता हूँ। संस्कृत में कोई चुटकुले वगैरह होते हैं? हाँ, संस्कृत में चुटकुले भी होते हैं, संस्कृत में गीत भी होते हैं, सब कुछ होता है। श्लोक तो हमने सुने, काफी ज्यादा सुने हैं। हाँ जी। अगर आपको एक दिन के लिए संस्कृत में बात करने के लिए बोला जाए, मतलब हर चीज संस्कृत में बात करनी है आपको, तो आपको कौन सा कठिन ऐसा काम, मतलब एक ऐसा कोई वर्ड लगे या फिर कोई ऐसा चीज है जो आप कठिन लगेगी आपको संस्कृत में बात करते वक्त? देखिए, संस्कृत में बात करते हुए मुझे कुछ भी कठिन मुझे तो नहीं लगेगी, पर हाँ, मैं जिससे बात करूंगा उसे शायद लग सकती है। नहीं, वो तो सबको लगेगी, क्योंकि संस्कृत आप जानते हैं। अगर आप मेरे से बात करें संस्कृत, मैं नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संस्कृत हमारे डीएनए में है। आप देखिए, जब संस्कृत का श्लोक है या कोई आप गीत सुन रहे हैं या आप कुछ पढ़ रहे हैं या ऑडियो सुन रहे हैं, बेशक आप उस चीज को बोल नहीं सकते पर आप समझ जाएंगे। जैसे मैं कहता हूं कि भगवान दूरवाणी ददातु, भगवान दूरवाणी ददातु, तो आपने क्या समझा कि मैं आपसे कुछ चीज मांग रहा हूँ? दूर बताइए तो समझ में आया मुझे। हाँ, दूरवाणी इत्युक्ते फोन। अच्छा। हाँ, मैंने कहा ना कि आप जब फोन में रील स्क्रॉल करते हैं, उसकी जगह 5 शब्द भी यदि संस्कृत के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है और बहुत ही ज्यादा हमारी जो भाषा है वो ग्रो करेगी आगे। आपने वेद भी काफी सारे पढ़े होंगे? नहीं, वेद नहीं पढ़े, क्योंकि वेद पढ़ना इतना आसान नहीं है। और मैं कहता हूँ मेरा विषय भी नहीं संस्कृत, बस वो है अनुराग है संस्कृत से मुझे। मैं चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आज की जो स्थिति है, संस्कृत भाषा को बढ़ाना, मेरा उद्देश्य ये है, अनुराग जो है संस्कृत को बढ़ाना, संस्कृत को जन की भाषा बनाना, तो यही उद्देश्य है। हालांकि मैंने अभी वेद नहीं पढ़े हैं। अच्छा जी। तो आपने श्लोक तो काफी सारे पढ़े होंगे? हाँ, श्लोक वगैरह पढ़े। आपको कोई ऐसा फेवरेट, मतलब मन पसंदीदा श्लोक है जो आप बिना रुके बोल सकते हो? नहीं, श्लोक तो सारे ही बिना रुके बोल सकते हैं। जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, मतलब जो आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको ऊर्जा से भर देता हो? देखिए, एक चीज और भी स्पष्ट करूंगा मैं, संस्कृत के जितने भी श्लोक होते हैं वो सारे ऊर्जा ही भरने वाले होते हैं। और जितने भी, चाहे वो गीता के श्लोक हों, चाहे वो हमारे जैसे अमृत वचन होते हैं, तो ऐसे जितने भी श्लोक होते हैं वो सारे हमारे ऊर्जावान ही होते हैं, हमें उत्साहित करने के लिए होते हैं। जैसे कि क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात कि जब व्यक्ति को क्रोध होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, तो उसे सम्मोहन हो जाता है, उसको लगता है कि अब तो मैं ही बड़ा हूं। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, जब आपको सम्मोहन हो गया, आप सम्मोहित हो गए, तो आपके स्मृति यानी आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, अब जिसके सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई तो उसकी बुद्धि का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। और जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है उसका विनाश हो जाता है। तो ऐसी, हाँ, संस्कृत के जितने भी श्लोक हैं, जितने भी मंत्र हैं, वो सब हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत ईश्वर की भाषा है, वेदों की भाषा है, और ये सब सकारात्मक है। अब देखिए, पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ में 2 वाइब्स हैं, 2 एनर्जीज हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव।
तो संस्कृत जो खुद ईश्वरीय भाषा है, जब हमें शांति चाहिए होती है मंदिर जाते हैं ना, किस लिए? क्योंकि वहां पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। तो जब हम संस्कृत को बोलते हैं, कोई श्लोक पढ़ते हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं या कोई गाना सुनते हैं संस्कृत में, तो आपको ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आती है, आपको ऑटोमेटिक पॉजिटिव वाइब्स आती है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत सारे चलते हैं लैंग्वेजेस के लिए तौर पे। ऐसा हमारा ये भी हुआ है कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में यूपी गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है। हाँ जी, कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी कराएंगे स्टार्ट। आपको लगता है संस्कृत में भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए? जब आप बीएमएस करते हैं तो अब जो अभी ऐसा आया है कि जब आप बीएमएस करेंगे तो आप वो बीएमएस को जो है आयुर्वेद जो है, आयुर्विज्ञान जो है, वो आप संस्कृत में कर सकते हैं अपनी पढ़ाई। अब संस्कृत वाले भी डॉक्टर बन सकते हैं। नहीं, आयुर्वेदा तो रिलेटेड है, मतलब आयुर्वेद हमारी बहुत सारी प्राचीन चिकित्सा है उसमें। जी जी जी, तो उससे तो हम संस्कृत को रिलेट। जब आप बीएमएस करते हैं तो बीएमएस क्या है? बीएमएस में आयुर्वेद ही तो पढ़ाया जाता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ जी। लेकिन मॉडर्न के लिए, मतलब जैसे एज आईटी इंडस्ट्री हो गई, इन चीजों में बीटेक की कोई पढ़ाई करना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे या फिर डॉक्टर एमबीबीएस करना चाहे या फिर कुछ और बीएचएमएस करना चाहे। जैसे आपने मॉडर्निटी की बात करी और आपने जब बताया आईटी सेक्टर की बात करी, तो आईटी सेक्टर में जो कोडिंग होता है, हमारी कोडिंग की सबसे अच्छी भाषा है संस्कृत भाषा। क्योंकि जब आप नंबरिंग्स डालते हो तो क्या होता है, वो इधर उधर हो जाती हैं, तो आपका जो स्लॉट होता है वो गलत हो जाता है। लेकिन आप जब संस्कृत के वर्णों का संस्कृत का प्रयोग करते हैं तो अगर इधर उधर भी हो गए तो उनका अर्थ नहीं बदलता। तो क्या होता है कि आपके लिए, यानी इसको नासा ने प्रूव किया कि कोडिंग की सबसे अच्छी लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है। तो इन सेक्टर्स में आप उसको यूज कर सकते हैं। सारी चीजें मैकेनिज्म्स की, यानी आप उस भाषा का प्रयोग कहां कहां तक कैसे कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। अब दूसरी चीज, अभी गवर्नमेंट क्या देखिए, अब जो एमबीबीएस है या जो अन्य पढ़ाइयां हैं, जैसे आपने बीटेक वगैरह बताई, सारी संस्कृत में होंगी। आप देखिए ना, उनको पढ़ने वाले लोग कितने, परिवर्तन कर दिया जाए लेकिन उस परिवर्तन को स्वीकार करने वाले लोग कितने हैं? मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए यही आता है जी। बच्चे जो होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, खासकर अपने बच्चों को आधुनिक से आधुनिक शिक्षा देने के लिए जी इंग्लिश लैंग्वेज को चयन करते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है क्योंकि मैं खुद सीबीएसई से पढ़ा हुआ हूँ। तो यूपी बोर्ड में हिंदी को काफी महत्व दिया जाता है, 12th तक वहाँ हिंदी होती है, लेकिन सीबीएसई में 10th के बाद हिंदी नहीं आती। आप एज अ लैंग्वेज ले सकते हैं, लेकिन वो भी हर स्कूल में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती कि आप हिंदी चूज कर सकते हैं। आपको लगता है कि पेरेंट्स की जो मेंटेलिटी है ये चेंज होनी चाहिए, संस्कृत को एज अ सेकंड लैंग्वेज या फिर फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर चुनना चाहिए उनको बच्चे के लिए? क्योंकि बच्चे पेरेंट्स देखते हैं कि संस्कृत में आगे जाके स्कोप अभी है नहीं। अभी मैं देखूँ तो कम स्कोप है संस्कृत में, क्योंकि बोलने वाले कम है। समझने वाले जब भी आएंगे, जब बोलने वाले की संख्या बढ़ेगी, तभी गवर्नमेंट इस चीज पे इनिशिएट ले सकती है। आपको लगता है कि सुधार हमें घर से ही स्टार्ट करना चाहिए इस चीज के लिए? जी बिल्कुल, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हमें जो सुधार करना है वो घर से करना है। और एक चीज मैं बता दूं कि जो समझदार पेरेंट्स हैं, जो समझदार माता पिता हैं, वो बिना कहे संस्कृत का चयन कर रहे हैं। तो साक्षात उदाहरण है मेरे पास ऐसे कई परिवारों में जहां मैं स्वयं पढ़ाता हूँ जा करके। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ उन्होंने जर्मन फ्रेंच छुड़वाकर उन्हें संस्कृत दिलवाई है। तो जो समझदार माता पिता वो काम कर रहे हैं और वो स्कोप भी उन्हें पता है। जैसे आपने स्कोप की बात करी, तो देखिए जब आप संस्कृत भाषा पढ़ते हो तो केवल संस्कृत पढ़ करके एक मेंटालिटी बनी हुई है। आपने कहा ना कि आप उनके लिए क्या ना कहना चाहिए, पेरेंट्स के लिए, तो पेरेंट्स की एक मेंटालिटी बनी हुई है ये कि जो अंग्रेजी पढ़ेगा, क्योंकि ये चीज अंग्रेज ने हमें बताई। इसको मैं ऐसे जोड़ता हूँ कि जब लॉर्ड मेकाले भारत आया तो उसने भारत को यहाँ से हर, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा भ्रमण किया। तो जब वो वापस ब्रिटेन गया तो वहां के संसद में उसने अपना वक्तव्य दिया। उसने कहा कि भारत के मैं हर एक कोने में घूमा, वहां पर मैंने किसी के घरों में ताले नहीं देखे। मैंने वहां की संस्कृति, वहां का कल्चर ऐसा देखा कि सबको जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। तो अगर हमें भारत पर राज्य करना है, भारत को अपने अधीन करना है, तो सबसे पहले हमें इंग्लिश को प्रमोट करना है और उनकी संस्कृति, उनके संस्कृत को हमें नीचा दिखाना है, क्योंकि वो उनका आत्मविश्वास है। आप देखिए ना, हमारा आत्मविश्वास क्या है? हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृत, हमारी भाषा, यही तो हमारा आत्मविश्वास है। बिल्कुल।
यदि जब व्यक्ति में आत्मविश्वास ही नहीं रहेगा तो वो तो किसी का भी गुलाम बन जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी अंग्रेजी को बड़ी बताई और उन्होंने फिर हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृत को छोटा कर दिया। और जैसे ही हमारी संस्कृति और संस्कृत छोटा हुआ वैसे ही हमने अपना आत्मविश्वास खो दिया और वैसे ही हम गुलाम बन गए। इसका साक्षात उदाहरण है। आप देखिए ना, हर व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं बना, हर व्यक्ति भगत सिंह क्यों नहीं बना। चंद्रशेखर आजाद जी को उनके पिताजी ने कमाने के लिए मुंबई भेजा था। मुंबई से वापस वो वाराणसी भागकर आए, और भागकर क्यों आए, संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए आए। जब नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने आईसीएस की परीक्षा दी थी, जो वर्तमान में आईएएस की परीक्षा होती है, उन्होंने मुख्य विषय जो अपना चुना था वो संस्कृत विषय था। आप देखिए 1857 की क्रांति में बहुत योगदान रहा है महर्षि दयानंद जी का। उन्होंने वेदों का इतना प्रचार किया, संस्कृत का इतना प्रचार किया है। तो जो भी हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए कार्य किया है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उन्होंने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी है। इसलिए उनका स्वाभिमान जिंदा रहा, और जिनका स्वाभिमान जिंदा रहा उन्होंने देश को अंग्रेजों से जो है वो आजाद कर पाया। तो पेरेंट्स को ये अपनी मेंटालिटी हटानी होगी कि जो अंग्रेजी पढ़ेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा। अंग्रेजी, देखो भाषा आनी जरूरी है, हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते, भाषा आपको आनी चाहिए। जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे सबको 4-5 भाषाएं आती थी। जितने भी हमारे हिंदी के साहित्यकार हैं 5-5, 6-6 भाषाएं आती हैं उन्हें अभी भी। और पहले के भी जो भी हमारे जयशंकर प्रसाद हैं और भी जो हमारे साहित्यकार हैं, सबको 5-5, 4-4 भाषाएं आती थी। तो जितनी भाषा हम सीख सकते हैं सीखना चाहिए। और मैं आपके दर्शकों से और पेरेंट्स से यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप एक बार अपने बच्चे को संस्कृत की तरफ मोड़ कर दो। देखिए, फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये तो उल्टा मुझे जवाब देता है या ये तो मेरी सुनता ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव सोचता है। यदि आपको अपने भविष्य को अच्छा करना है, यानी पेरेंट्स का भविष्य क्या है, उनका बुढ़ापा, आप देखिए ना, आप अंग्रेजी भाषा में उसको खूब शिक्षा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो सेटल्ड हो जाता है तो वो यहाँ नहीं रुकता, आपके पास नहीं रुकता, आपकी जगह होती है वृद्धाश्रम और वो सेटल्ड होता है। बिल्कुल सही। तो ये कल्चर जो फैल रहा है, इसकी कमी है। किसकी कमी से? ये इसकी कमी से है कि जो आप अपनी संस्कृति और संस्कृत पर ध्यान नहीं दे रहे। जब आप संस्कृत, क्योंकि आप देखिए एक साक्षात उदाहरण के साथ हम इसको करते हैं, जब आप इंग्लिश को बोलते हो तो आपके अंदर कोई फीलिंग जनरेट होती है? नहीं, क्योंकि हमें ये थोपी गई लैंग्वेज है, नहीं थोपी भी गई नहीं। और साइंटिफिकली अगर आप देखो तो जब आप इंग्लिश को बोलते हो, अगर कोई व्यक्ति आपसे रोते हुए इंग्लिश में बात करे, ठीक है, तो भी आपको इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति संस्कृत या हिंदी में बात करता है तो आपकी आंख से आंसू निकल आएंगे। मानते नहीं इस चीज को? सही बात है। क्योंकि एक इमोशन वाली भाषा, एक भाव की भाषा है संस्कृत, फीलिंग्स की भाषा है। और अपने फीलिंग्स को, अपने भावों को जो व्यक्त कर सके, ऐसी भाषा है संस्कृत। जब आप स्तोत्रम पढ़ते हो, श्लोक पढ़ते हो, तो ऑटोमेटिक आपके जो अंदर का दुख है वो अपने आप खिंचा हुआ बाहर चला आता है। यही है। तो मैं पेरेंट्स से ही कहना चाहूंगा कि वो संस्कृत को पढ़ाएं और एक समझदार पेरेंट्स की कैटेगरी में आए, अपने बच्चे को संस्कृत अवश्य पढ़ाएं। बहुत सो दीपक जी, आपको लगता है कि संस्कृत को आधुनिक शिक्षा में पद्धति मिलनी चाहिए? नहीं, आधुनिक जो हमारी शिक्षा नीति है एनईपी 2020 है, उसमें ऑलरेडी संस्कृत पे काम किया गया है। और आप देखें जो नई एनसीईआरटी बुक्स आई है, मैंने पहले भी बताया है कि उसमें जैसे साइंस की पुस्तक है तो उसमें आयुर्विज्ञान या उससे संबंधित जो है वो सूत्र दिए हुए हैं। आज के समय में देखो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि हमारे ऋषि मुनियों ने काम नहीं किया। आप जानते हो कि प्लेन्स को जो राइट ब्रदर्स ने बनाया, तो क्या राइट ब्रदर्स पैदा होते ही उसका सूत्र लेकर के आ गए थे कि मुझे विमान कैसे बनाना है? सिबल पुष्प विमान। भारद्वाज मुनि हुए, हमारे ऋषि हुए, जिन्होंने विमान शास्त्रम लिखा है। विमान शास्त्रम में विमान को बनाने की विधि लिखी हुई है। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी, जो हमारा नालंदा था, जिसने विश्व को ज्ञान दिया, 90 लाख से अधिक पुस्तकें जहां पर जो जला दी, तो हमारे ज्ञान को
संकुचित किया गया है, मिटाया गया है, ताकि हम अपने आप को सुपीरियर फील न कर पाए। तो जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो इसी पद्धति पर आधारित है और आगे भी काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट, और मुझे आशा है कि और भी आगे काम करेगी, कि संस्कृत को प्रमोट भी कर रही है और उस तरफ संस्कृत और संस्कार की तरफ, संस्कृति की तरफ वो जोड़ रही है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आप नई भाषा नीति में, या जो हमारी नई शिक्षा नीति है, भाषा नीति तो नहीं, जो नई शिक्षा नीति है, इसमें आप कितना भी चीजें जोड़ लो, कितनी भी चीजें आप एड ऑन कर लो, लेकिन जो उसको फॉलो करवाने वाला है, जो एक मशीनरी है, जो प्रोडक्शन को तैयार करने वाला है, यानी एक शिक्षक जो है, या परिवार के रहने वाले, परिवार के जो माता पिता हैं, जैसे आपने पहला क्वेश्चन अभी मुझसे ही किया था कि पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे, तो जब संस्कृत के लिए सरकार कार्य कर रही है लेकिन माता पिता ही इच्छुक नहीं है कि मेरा बच्चा संस्कृत पढ़े, तो आप कितना भी परिवर्तन कर लें उसमें क्या, जब माता पिता ही इच्छुक नहीं होंगे तो कैसे होगा, आप बताइए। दीपक जी, क्या आप हमारे जो श्रोता हैं, हाँ जी, उनको अपनी कोई काव्य रचना सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। बिल्कुल, फिर से। देखो, जीवन में हर व्यक्ति के संघर्ष होता है। यदि आपने आज आपने मुझे में कुछ देखकर मुझे यहाँ बुलाया, जो भी अभी जो मेरा लक्ष्य है उसके सफर में हूं मैं, उस सफर में जो जितना भी एक जो पड़ाव है, वो जो भी आपको दिखाया, जो भी आपने देखकर मुझे आमंत्रित करा, तो वो सब यूं ही नहीं बन गया। अगर हम एक बिल्डिंग भी बनाते हैं तो उसके पीछे बहुत संघर्ष होता है, बहुत सारे लोगों का श्रम होता है। तो मैं वहीं से कहना चाहूंगा कि चींटी से कुछ करना सीखो। दिन में अगर हम छोटा छोटा, मैंने आपको बताया ना कि 5-5 शब्द करके भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, कि चींटी से कुछ करना सीखो। छोटा सा एक दाना लेकर चींटी चलती जाती है, विपदाओं को देख देख कर कभी नहीं घबराती है, गिरती पड़ती फिर भी अपना दाना लेकर जाती है। उस छोटे प्राणी से अपने पथ को तुम पाना सीखो, और सीख सको तो उससे सीखो। प्रण पण की रक्षा करना, संघर्षों में ही जीवन है, संघर्षों में जीना पड़ता। संघर्षों में ही जीवन है, संघर्षों में जीना पड़ता। बहुत शानदार, क्या बात है, धन्यवाद। आपने काफी अच्छा ऑरा बांध दिया इस चीज को बता के। धन्यवाद। देखिए, बिना परिश्रमेण किमपि न मिलिष्यति, यदा भवान् परिश्रम करिष्यति तर्हि सर्वमपि मिलिष्यति, यथा भवतः इच्छा अस्ति सर्वं मिलिष्यति। इच्छा होनी चाहिए, सही बात है। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आप रहता फिर हाँ, आप पूछ सकते हैं, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कुछ एक क्वेश्चन तो यही है बस, एक और है। सॉन्ग वांग का तो खैर कोई बेकार ही चीज, ऑलरेडी इस पे काम हो चुका है, ऑलरेडी है सॉन्ग्स। जैसे आप देखो ना, वरना शने शने धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, उस पे है गाना है, मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है संस्कृत में। हाँ, शने शने मम जीवने आगच्छ, शने शने मम हृदयम चोरयत, ऑलरेडी है इन पे चीजें, ये तो कर रखा है। बहुत सही, ठीक है। तो उस पे आते हैं, सॉन्ग्स पे आते हैं। अगर आपको कोई किसी मूवी का डायलॉग डब करने को वो दिया जाए, ऑफर दिया जाए संस्कृत में, तो आपका कोई मनपसंद डायलॉग जब डब करना चाहिए संस्कृत? देखिए, मनपसंद तो ऐसा मेरा कोई नहीं है, और एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं कि मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ। मैं वो फिल्में बहुत देखना पसंद करता हूँ जो ऐतिहासिक हो, और या जो कोई हमें मोटिवेट करे या कोई संघर्ष की बात बताएं, मैं उनको ज्यादा प्रेफर करता हूँ। हालांकि उन्हें भी मैं कभी कभार देखता हूँ क्योंकि समय नहीं मिलता। तो लेकिन एक जो कॉमन है आज के टाइम में, शोले सबसे अच्छी मूवी रही है अपने समय की, और उसकी चर्चाएं चलती रहती हैं। तो एक डायलॉग आता है कि बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो उसी को मैं संस्कृत में करना चाहूंगा कि बसंती एतेषां श्वानानां पुरतः मा नृत्यतु। वाह, बहुत शानदार, धन्यवाद। मतलब आपने संस्कृत में इतनी चीजें पढ़ ली है, आपने इतना ज्ञान अपने पास रख लिया संस्कृत के बारे में,
हम तो संस्कृत में खुद बताता हूँ, मैं संस्कृत में इतनी नहीं पढ़ी है जी, लेकिन आप जितना बता रहे हैं ना इतनी इजी लग रही है, मतलब आप बता रहे हो। मैंने कहा ना संस्कृत बहुत सरल भाषा है, हमें कभी बताया ही नहीं कि सरल भाषा है। आप जीवन में मुझे लग रहा है कि आपको मैं पहला व्यक्ति मिला हूंगा जो आपसे कह रहा हूँ संस्कृत सरल भाषा है। हाँ बिल्कुल, मानते हो इस चीज को? बिल्कुल। कारण क्या है कि जब ये पूरा घटनाक्रम चला हम तो गुलामियों की जंजीरों में जकड़े रहे। हाँ है नहीं, सही हम तो हमेशा दबे रहे ना। और जब दब के उठे भी तो सब हर व्यक्ति में वो जिगर नहीं होता कि वो आपसे कहे कि आप ऐसा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर वो कह रहा है तो आप उससे बार बार पूछोगे, उसको परेशानी होगी, कष्ट होगा। तो सामने वाले अपने काम को कम करने के लिए वो ये कह देता है जी ये चीज तो बहुत कठिन है, आपसे हो ही नहीं पाएगी। बाकी संस्कृत भाषा बहुत सरल भाषा है और आधुनिक भाषा भी है, सांस्कृतिक भाषा भी है, संस्कृत की भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। हर पक्ष से, हर दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वोत्तम भाषा है। आप देखिए ना विदेशों के लोग क्यों संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्यों श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं, क्यों शोध कर रहे हैं, है या नहीं? जब नासा के वैज्ञानिक भी थक जाते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं। मैंने देखा था एक फीमेल वो थी, जी उन्होंने पीछे गीता रखी थी और अपने जो प्रेरणा स्रोत मानती है वो गीता को मानती है। बिल्कुल, आप देखिए जो समझदार जो ब्रिलियंट पर्सन होता है ना, वो अपनी चीजों को समझता है। मैं ये नहीं कहता केवल आध्यात्मिक तौर पर ही संस्कृत है, स्पिरिचुअलिटी तो है ही। आप साइंटिफिकली भी देखिए ना, हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं इस चीज को कि वैज्ञानिक भाषा है और हर दृष्टिकोण से देखिए आप। इसी के साथ साथ आप देखिए हमारे देश में जब पहले कोई गेस्ट आते थे, कोई अतिथि आते थे कि देश के राष्ट्रपति हमारे देश में आए, तो उन्हें जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं या और जो चीजें होती हैं वो गिफ्ट की जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब उनको श्रीमद् भगवद गीता दी जाती है और उन्हें बड़े सहर्ष स्वीकार करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। लोगों का भरोसा अभी भी मतलब भगवत गीता में है, यही इसकी यही वजह है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में हम कोर्ट में देखते हैं तो जो कसम खवाई जाती है वो गीता की खवाई जाती है। देखिए वो तो एक फिल्मों का डायलॉग है, लेकिन हकीकत में नहीं होता ऐसा। हकीकत में नहीं होता ऐसा कि आपको कसम खिलाई जाती है, वो फिल्मों में है। ऐसा नहीं है कि आपको कहा जाता है कि गीता पर हाथ रखकर खाइए। नहीं, हर बार मैंने देखा है मूवीज में, और हाँ मूवीज में ही है वो, मैंने भी बस मूवीज में ही देखा है। लाल कपड़े में मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ, मैंने हियरिंग्स वगैरह देखी और जाता भी हूँ, तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि आपको कसम खिलाई जाती हो या ऐसा कुछ नहीं है, कटघरे में खड़ा किया गया हो, ऐसा नहीं है। कटघरे होते हैं अभी? कटघरे देखो जो हमारी लोअर कोर्ट्स होती हैं, हाँ, उनमें होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाँ, बिकॉज क्योंकि जैसे आप चीजें छान कर भेजते हो ना, तो ऐसे ही प्रोसेस होता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, जो हमारे सेशन कोर्ट्स होते हैं, इनमें कटघरे होते हैं और पूरा जो केस का ट्रायल होता है वो वहीं पर चलता है। जजमेंट पास आउट हो जाता है। अच्छा, उससे अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई नहीं है उस जजमेंट से, डिस्ट्रिक्ट जज ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं अपील करता हूँ फिर हाई कोर्ट। तो उसमें से हम इशू रेज करते हैं। अब उस जजमेंट में क्या कमी है, यानी ट्रायल तो हो गया, अब कमी क्या रह गई, उस कमी के बिहाफ पे करते हैं हम। फिर अगर हाई कोर्ट ने भी दे दिया जजमेंट, तो अब उसकी भी कमी के बिहाफ पे हम सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। ये होता है प्रोसेस। आपने लॉ किया है तो एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में लॉ के रिगार्डिंग, न्यायपालिका में कुछ सुधार जो आप खुद चाहते हो कि व्यक्तिगत तौर पे ये चीजें होनी चाहिए तभी हम न्याय अच्छे से कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो न्याय करने वाले हैं उनको किसी का भय नहीं होना चाहिए। आपको लगता है भय है? होता है, सबको होता है, वो किसी ना किसी प्रकार से होता है। देखो हमारे यहाँ पर क्या है, इस देश को चलाने वाला कौन है? हमें लगता है कि केवल गवर्नमेंट चलाती है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जिसके इर्द गिर्द ही यानी बांटा हुआ है। नहीं, वो तो पावर ऑफ सेपरेशन है। इस चीज को हम फिर से लेते हैं, है ना, कि जो कार्यपालिका है, ठीक है, कार्यपालिका में कार्य करने वाले, न्याय देने वाले स्वतंत्र होने चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए। देखो, दो चीजें हमेशा होती हैं, जो सामने जैसा होता है वैसा पीछे नहीं होता, और जो पीछे होता है वो सामने नहीं होता। ठीक है, कुछ कमियां या कुछ दबाव रहते हैं, कुछ जनता द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ सरकार द्वारा, कुछ लोगों द्वारा, हर तरह से चीजें होती हैं। मैंने प्रारंभ में कहा था कि एक आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता। इसका कारण है, आप देखिए कि किसी व्यक्ति को आज पीटा गया है,
उसकी एफआईआर हुई है कल। अब जिसने पीटा है उसको 4 दिन बाद गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, उसकी पेशी हो रही है 1 महीने बाद, उसका फैसला आ रहा है पूरे 5 साल बाद, उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अभी भी कहाँ मिला उसे न्याय। हालांकि अभी भारतीय न्याय संहिता जब लागू हुई है तो इसमें टाइम पीरियड दिया गया है कि आपको इतने टाइम में जो है वो फैसला देना ही देना है, लेकिन इसको कह देना और उसको लागू करना, दोनों में बहुत अंतर है। 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं, और ये तो वो है जो बड़े बड़े मैटर्स हैं, ऐसे ट्रिपल मैटर्स, ऐसे मैटर्स जो आपके LIC से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड है या चलान के हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो जब तक चीजों को आप ऑनलाइन नहीं करोगे, हर चीज हियरिंग ऑनलाइन नहीं करोगे, हर कोर्ट, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की हियरिंग ऑनलाइन नहीं है हमारे यूपी की, हालांकि दिल्ली में है, दिल्ली में आप ऑनलाइन अपेयर हो सकते हो, बट यूपी में नहीं हो सकते। दूसरी चीज क्या है कि देखो, जब तक मैं एज अ जज, मैं एज अ अधिकारी, मैं एज अ एडवोकेट नहीं चाहूंगा कि चीजें जल्दी हों, तब तक नहीं हो पाएंगी। आप देखिए, एक केस जो है वो 30 साल 40 साल ऐसे खिसता रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि कभी जज की कमी, तो कभी एडवोकेट की कमी, तो कभी जिसका केस है उसकी कमी। कारण ये होता है कि आप जो छुट्टियां करते हो, हाँ वही, ठीक है, उसके लिए क्या ऑब्लिगेशंस हैं। आप देखिए ना, मंडे टू फ्राइडे कोर्ट्स ओपन होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है शायद, तो मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होती है। तो देखो, न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता बहुत है। दूसरी चीज ये है कि एक बड़ा रिफॉर्म जो ये करना चाहिए कि जो आने वाली अपकमिंग जनरेशंस हैं, ठीक है, या आने वाले जो एडवोकेट्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। इन द सेंस, आप सोचो कि 5 साल घिस कर आप लॉ की डिग्री लेते हो, उसके बाद आप किसी सीनियर के पास बैठते हो जो कि आपको 1 रुपए भी नहीं देता, हाँ, वो आपको 3-4 साल ऐसे ही रगड़ेगा, हाँ, उसके बाद वो 5,000 6,000 हाँ देता है, बिल्कुल, है या नहीं? बिल्कुल देखा है मैंने। तो वो जो उस दौरान का जो उस व्यक्ति का जो कष्ट होता है ना, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। लोगों का भी भरोसा बना हुआ है कार्य न्यायपालिका पे, और ये भरोसा रहना भी चाहिए, क्योंकि आज भी मैं यही सुनता हूँ कि लोग ना जो हिंसा करते हैं लोग, वो तो अपनी सुलटा लेते हैं आपस में कि हिंसा कर लिया, उसको मार दिया और फिर खुद भी गायब हो गए। लेकिन जो लोग अभी भी न्यायपालिका में भरोसा करते हैं, वो भी आज भी कहते हैं आई सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, नहीं तो वो खुद भी जजमेंट देते। आपको लगता है कि इस भरोसा को बनाए रखने के लिए भी न्यायपालिका को कुछ कदम उठाने चाहिए? जी बिल्कुल, पहला कदम तो ये उठाना चाहिए कि जितना टाइम देंगे उससे जल्दी से जल्दी ट्रायल्स कर सकते। हाँ। दूसरी चीज कि हमें फेवर नहीं करना। कभी कभी क्या होता है कि हमारे न्यायपालिका पे भी प्रेशर डाला जाता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तो वहां पर जो एडवोकेट्स हैं और लोग हैं, उनके द्वारा प्रेशर बनाया जाता है। हाँ। तो आप किसी के प्रभाव में ना आए, किसी के प्रेशर में ना आए, एक तरफा कोई भी काम ना करें, यानी दोनों दृष्टि को ध्यान में, दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए काम करें। ये सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाता है, बहुत ज्यादा। केस करने वाला, केस जिसको आप देखिए कि एक व्यक्ति जिसके साथ कोई घटना घटी है, वो किसी प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी है, ठीक है। अब अगर वो हर महीने या ये कह लें कि हर हफ्ते, अगर हर महीने या 15 दिन पे डेट लगती है, तो हर महीने और 15 दिन पे रोज छुट्टियां लेगा, तो उसकी सैलरी से वो पैसा कटेगा, प्लस उस पे उसकी नौकरी भी जा सकती है। उसे ये भी कि भाई तुम बार बार छुट्टी ले रहे हो, कोई इमरजेंसी का, भाई किसी दिन को इमरजेंसी काम है, उसी दिन उसकी डेट है, ऐसे भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ न्याय, उसके साथ कहाँ कहीं न्याय हुआ क्या? ऊपर से हियरिंग में हमने खुद सुना है पैसे इतने लगते हैं, मतलब आप देखिए ना, आपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स दे रखे हैं। मैंने कहा ना, जो आर्टिकल 39A है, वो फ्री लीगल एड अवेलेबल करवाता है, ठीक है। अब जब वो फ्री लीगल एड अवेलेबल करवाता है, ये स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट जो है वो स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, पीपी होते हैं, जिनको बोलते हैं सरकारी वकील। तो आप चेक करो ना, कितने अपेयर होते हैं कोर्ट में जाकर के, नहीं होते, जवाबदेही नहीं है।
कितने डेडिकेटेड होते हैं उस काम को करने के लिए। एक जो नॉन पीपी है यानी जो नॉन गवर्नमेंट एडवोकेट है और जो गवर्नमेंट एडवोकेट है, दोनों में कंपैरिजन करो तो कौन ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करता है? कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब एक टैग लगा ना सरकारी तो उसका मतलब है हाँ ठीक है तो आराम से पैसे तो आएंगे, सरकार देगी, हर हियरिंग के पैसे मिलते हैं, तो आ जाओ मत जाओ, सरकार तो देगी। और प्राइवेट वाले को पैसा जब नहीं, इंटर्न्स को भेज देते हैं, वो अपना डेट ले आते हैं। ऐसा नहीं है, जब जाना तो पड़ता, इंटर्न्स भेज देते हैं, आप जाके वहां से डेट ले लो। इस तरह से आप चाहते हैं कि संस्कृत में भी हियरिंग हो? हाँ बिल्कुल। अभी हमारे उधर दक्षिण के ही कोई जज थे, उन्होंने बहुत सारे जजमेंट संस्कृत में दिए हैं और वो संस्कृत में देते हैं जजमेंट्स। ऐसा हुआ है, संस्कृत में जजमेंट्स दिए हैं। वो तो मतलब जज, एक इंडिविजुअल जज ने दे दिया, वो ठीक हाँ। है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ गवर्नमेंट को भी एक ऑप्शन देना चाहिए, अगर कोई अधिवक्ता है वो सुनना चाहता है कि मेरा जजमेंट संस्कृत में। देखो उसकी आप देखेंगे कि हमारे भारत में जो कानून बने हुए हैं वो अधिकांश कानून स्वतंत्रता से पहले के हैं, यानी जब भारत आजाद नहीं होता तब के पहले के हैं। वो सारी आंग्ल भाषा में ही है, अंग्रेजी में ही है। तो उनको पढ़ने वाले जो जज हैं, उनको पढ़ करके जो एडवोकेट बने हैं या हम खुद पढ़ रहे हैं उन्हें, तो उनको हम संस्कृत में इंटरप्रेट करने में बहुत समस्याएं होंगी। आप देखो जितने भी मैगजीम्स होती हैं हमारे यहाँ, लैटिन मैगजीम्स होती हैं, जैसे वॉलंटरी, नॉन फिट, इंजूरिया, इंजूरिया साइन, डैमनम, इस तरह से लैटिन मैगजीम्स होती हैं, ठीक है। अभी जो लैटिन मैगजीम्स है तो लैटिन लैंग्वेज में, आप इनको संस्कृत में कैसे बोल पाओगे? तो यदि आपको संस्कृत में ऐसा करना है तो उसके लिए बहुत 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 बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है। हिंदी नहीं हो पाई है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, संस्कृत तक तो हम तब पहुंचेंगे, पहले हम हिंदी तक पहुंचे। मैंने कहा ना कि जिस देश की सुप्रीम कोर्ट जो है वो हिंदी में इंग्लिश में फैसले सुनाती है, वहां पर हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ऐसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत है अभी भी। तो दीपक जी, आज का आखिरी सवाल, इस समय की थोड़ी कमी है आपके लिए भी और हमारे, मतलब आपकी कमी, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें, तो आज का जो आखिरी सवाल ये है, जो लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, बच्चे हों और कभी पेरेंट्स हैं जो संस्कृत करना सोचते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जो उस चीज को गौर करें और प्रेरित होकर संस्कृत ऑप्ट करें? देखो, सबसे पहले मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि संस्कृत भाषा को एकदम से तो आप प्रॉपर बोलने लगे, शब्दावलियां, वोकैबुलरी पे फोकस करें। जैसे आप इंग्लिश के वर्ड सीखते हैं, हिंदी के सीखते हैं, ऐसे आप संस्कृत के एक एक वर्ड्स को सीखिए। जब आपके पास बहुत सारे वर्ड्स सीख लो आप, तो आप उनको फ्रेम करना सीखो। और एक आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को या बच्चा खुद सीखना चाहता है तो संपर्क भी कर सकता है मुझसे। मैं तैयार हूँ, चाहे उसको ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्रकार से सिखाने के। और दूसरी चीज, जब तक हमारी अपनी इच्छा नहीं होगी, हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले मन बनाना, मन जब बन जाए तो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स करना, यानी 1 day 5 words, यानी एक दिन में 5 शब्द आपको संस्कृत के सीखने हैं। और जब आप ऐसे ही 5 सीखते रहेंगे, जब आप बहुत सारे शब्दों सीख लें तो फिर आप वाक्य बनाने, छोटे छोटे वाक्य बनाने प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि आपने भी बताया संस्कृत काफी इजी लैंग्वेज, अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत सरल भाषा है। आपको कठिन लैंग्वेज कौन सी लगती है? देखो, भाषा बिना कोई भाषा कठिन नहीं होती। ये सीखने वाले के लिए अगर स्टार्ट, देखो अभी तक मैंने हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश 3 भाषाएं मुझे आती हैं और तीनों ही मुझे सरल लगती हैं। सरल क्यों लगती हैं? क्योंकि हिंदी हमें बचपन से सिखाई गई है, जब स्कूल में गई तो इंग्लिश सिखा दी गई और संस्कृत हमने सीख ली, तो हमें ये तीनों ही इजी लगी हैं। लेकिन जो कहें, अगर इन तीनों भाषाओं में सबसे ज्यादा अगर हम किसी को सिखाएं, ग्रुप ऑफ पीपल्स को बिठा कर सिखाएं, तो सबसे पहले वो पर्सन जो होगा, जो लैंग्वेज ऑप्ट करेगा, वो हिंदी और संस्कृत, इनको जल्दी सीखेगा। हिंदी तो घर से ही पढ़ाई जाती है हमारे, क्योंकि जब हम बोलते हैं हिंदी में बात करते हैं। अगर कंपैरिजन करें इंग्लिश एंड संस्कृत, संस्कृत को जल्दी सीखेगा। तो अगली कोई लैंग्वेज है जो आपने सीखना चाहते हो आगे? 3 तो आपने सीख लिए। देखिए, अभी बागेश्वरी ने आशीर्वाद दिया है और उनका आशीर्वाद सदैव बना हुआ है। ऐसे ही पूरे विश्व में भी जाना होगा, पूरे दुनिया में अलग अलग भाषाएं भी सुनने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, क्रम यूं ही निरंतर चलता रहेगा। तो पहले अपने घर की भाषा, अपने देश की भाषा में
महारत हासिल कर लें, फिर उसके बाद हम सोचेंगे इस अन्य भाषा की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहां आप हमें देख रहे हैं उस चीज को फॉलो, वहां पे जाके चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू। दीपक जी का भी एक चैनल है, हमारे, हम तो खैर कुछ भी नहीं है, जितने बड़े सर हैं, तो सर आपने चैनल बता दीजिए, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको वहां जाके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, इंस्टाग्राम पर आप डालेंगे कवि दीपक दी, वहां पर आपको मेरा यूट्यूब लिंक भी मिल जाएगा, और इंस्टा आईडी पे ही बाकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आप इंस्टा पर डाल सकते हैं कवि दीपक दी और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।